वेलकम टू द चैनल। 5 मिनट वीडियो सीरीज़ के अंतर्गत हमारा आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है ऋग्वैदिक या फिर पूर्व वैदिक सामाजिक जीवन। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं वैदिक सभ्यता को, जो कि यूके SSS सिलेबस का सेकंड चैप्टर है। अगर फर्स्ट चैप्टर की बात करूं सिंधु घाटी सभ्यता को, तो इसको हमने जस्ट अभी कंप्लीट किया। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वैदिक सभ्यता को, जानेंगे वैदिक सभ्यता क्या है, पूर्व वैदिक काल क्या है और साथ ही साथ इसका जो सामाजिक जीवन है उसके बारे में अध्ययन करेंगे और क्या कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं उनको देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वैदिक काल है क्या, कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ देखिए। जो वैदिक शब्द है ये वेद शब्द से लिया गया है, साथ ही साथ वेद का जो अर्थ होता है वो ज्ञान होता है। नेक्स्ट देखेंगे वैदिक सभ्यता या फिर आर्य सभ्यता। ध्यान देंगे, इसको वैदिक सभ्यता भी बोलते हैं और आर्य सभ्यता भी बोलते हैं। तो जो ये वैदिक सभ्यता थी ये भारत में जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसके पश्चात जो विकसित हुई, इस प्रकार की नवीन सभ्यता को वैदिक सभ्यता या फिर आर्य सभ्यता कहा गया। नेक्स्ट देखिए, वेद जो है आर्यों के इतिहास को जानने का प्रमुख स्रोत हैं और वैदिक साहित्य जो है इनकी रचना का श्रेय सामान्यतः आर्यों को ही जाता है। नेक्स्ट देखिए, वैदिक काल का विभाजन किस प्रकार से है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। तो वैदिक काल को हम दो भागों में विभाजित करते हैं, ऋग्वैदिक काल और दूसरा होता है उत्तर वैदिक काल। तो ये उत्तर वैदिक काल यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए एक है ऋग्वैदिक काल और एक है उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल क्या है, 1500 ईसा पूर्व यानी कि बीसी की बात चल रही है। 1500 बीसी से 1000 बीसी तक जो है ऋग्वैदिक काल चला है और उसके बाद 1000 बीसी से 600 बीसी तक हमारा जो है वैदिक काल उत्तर वैदिक काल चला है। उत्तर वैदिक काल यानी कि बाद का वैदिक काल। नेक्स्ट देखिए, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। जैसे कि आर्य, हम कह रहे हैं कि ये आर्य सभ्यता भी है, वैदिक सभ्यता आर्य सभ्यता भी कहलाई। तो आर्य का जो अपने आप में अर्थ है उसका मतलब होता है श्रेष्ठ और उच्च कुल वाले, ठीक है। और जो आर्यों की भाषा थी वो संस्कृत थी। आर्यों का निवास स्थल जो है वो सप्त सैंधव क्षेत्र यानी कि जो सिंधु घाटी वाला क्षेत्र है ना, 7 नदियों वाला, तो वो क्षेत्र माना गया। आर्यों का जो मूल निवास स्थान था वो मध्य एशिया का था। ये जो है मैक्स मुलर के अनुसार है कि जो आर्य लोग आए थे वो मध्य एशिया से आए थे। वैसे इनके बारे में कई अनेक मत हैं, लेकिन संभवतः जो ज़्यादा सही लगता है वो यही लगता है कि आर्य जो भारत में आए थे वो मध्य एशिया से ही आए थे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, देखिए इनकी सामाजिक स्थिति किस प्रकार से थी। तो समाज की सबसे छोटी इकाई, जो ऋग्वैदिक कालीन बात हम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि हमने कहा वैदिक काल के दो भाग हैं, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल की अभी फिलहाल बात चल रही है। तो समाज की सबसे छोटी इकाई उस दौरान जो है परिवार या कुल हुआ करती थी, इसको हम कुल भी बोलते हैं। अच्छा, परिवार का जो मुखिया होता था वो पिता होता था, उसको या फिर कुलप बोला जाता था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अच्छा, संयुक्त परिवार का प्रचलन हुआ करता था उस टाइम पे। नेक्स्ट देखते हैं, समाज जो था पितृ सत्तात्मक समाज था, ठीक है। और जैसे कि परिवार का मुखिया पिता है, ठीक है, तो इस प्रकार समाज जो है पितृ सत्तात्मक होगा। ध्यान रहे सिंधु घाटी सभ्यता की जब हमने बात की थी तो हमने जाना कि वो मातृ सत्तात्मक था, ठीक है। तो इस प्रकार जो ऋग्वैदिक कालीन समाज है वो पितृ सत्तात्मक है। समाज में वर्ण व्यवस्था व्याप्त थी और इसका प्रथम उल्लेख आपको मिलता है ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। वर्ण व्यवस्था यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वाला जो सिस्टम था, देखिए देख सकते हैं आप यहाँ पे एक डायग्राम पे। तो कास्ट सिस्टम इन वैदिक एरा जो है, सबसे ऊपर ब्राह्मण्स होते थे, उसके बाद क्षत्रिय, फिर वैश्य आते थे, फिर शूद्र लोग आते थे, ठीक है। तो ये कुछ शेडेड रीजन में है शूद्र लोग, ये नॉन आर्यंस है। तो आर्य अपने आप में उच्च कुल वाले होते थे। ओके, तो वर्ण व्यवस्था आधारित थी कर्म के आधार पर। तो वर्ण व्यवस्था किस प्रकार से आधारित थी, कर्म के आधार पर। तो काम के हिसाब से ये जो कास्ट सिस्टम था वो बनाया गया था। अब जैसे इसका एक एग्जांपल भी आपको देखने को मिल जाएगा, जो विश्वामित्र थे वो वैसे क्षत्रिय थे लेकिन उनके काम ऐसे थे तो कर्म से क्या हुए, वो ब्राह्मण कहलाए। तो ऐसी जो एक कह सकते हैं जो सिस्टम मौजूद था उस दौरान समाज में ऋग्वैदिक कालीन, तो ये इस प्रकार से था कि कर्म के आधार पर जो है ये वर्ण व्यवस्था वहाँ पे व्याप्त थी। नेक्स्ट देख लीजिए किस प्रकार के विवाह वहाँ पे प्रचलित थे। अनुलोम विवाह और साथ ही साथ प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह किसे कहते हैं कि उच्च पुरुष और निम्न स्त्री, इस प्रकार का जो है जोड़ा होगा, ठीक है। तो इस प्रकार की ही मान्यता अनुलोम विवाह यानी कि पुरुष जो है उच्च होना चाहिए। और दूसरे टाइप का भी होता था यानी कि प्रतिलोम विवाह, इसमें जो है उच्च स्त्री हो जाती थी और निम्न वर्ग का पुरुष होता था। तो इसको ज़्यादा मान्यता प्राप्त नहीं थी, अनुलोम विवाह को ही मान्यता प्राप्त थी। नेक्स्ट देखिए, स्त्रियां जो है यज्ञ में भागीदार हो सकती थी, पर्दा प्रथा नहीं थी, बाल विवाह भी नहीं था वहाँ के समाज में। स्त्रियों की समाज में ओवरऑल अच्छी स्थिति थी, ठीक है। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि ऋग्वैदिक कालीन जो स्त्रियों में समाज की स्थिति थी वो अपने आप में अच्छी थी। अच्छा, पूर्व वैदिक काल की बात है यहाँ, ऋग्वैदिक काल यानी पूर्व वैदिक काल एक ही चीज़ है।
साथ ही साथ देखिए आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्या को अमाजू कहा जाता था। अच्छा, इनके भोजन किस प्रकार से थे? शाकाहारी और मांसाहारी दोनों करते थे। विशेष पेय पदार्थ अगर देखें तो सोम और सूरा का हमें पता चलता है कि इस प्रकार का विशेष पदार्थ है इनका। और वेशभूषा ये जो है वास, अधिवास और नीवी इस प्रकार के वस्त्र पहनते थे, जो सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग किया करते थे। कौन लोग? ये जो ऋग्वैदिक कालीन है, यानी कि पूर्व वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल को पूर्व वैदिक काल कहेंगे और इसके बाद का जो काल चलेगा वो उत्तर वैदिक काल होगा। तो ये ओवरऑल जो है इनकी सामाजिक स्थिति थी। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।